जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैथ का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं आव्यूह का यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास करने जा रहे हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा, सारा थ्योरी आपको इसमें समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है से आव्यूह के बारे में। तो चलिए आव्यूह के बारे में समझते हैं कि आखिर ये आव्यूह होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आव्यूह क्या है और सबसे पहले आव्यूह हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आप जानते हैं कि एक ही क्लासरूम में अगर समान इधर उधर इतरा बितरा रहेगा तो बेढब जैसा लगता है। बड़े बड़े इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर और वैज्ञानिक तक सभी लोगों को ये आव्यूह जरूरी होता है। आव्यूह इसलिए जरूरी होता है ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित परिवर्तन ला सके या सुव्यवस्थित खोज को कर सके। कितना रो कितना कॉलम, जैसे कोरोना काल था उसमें भी आव्यूह की आवश्यकता पड़ा है कि कितना जो है से टीआरएनए पर रो में जो है से बैक्टीरिया है, कोरोना है, और कितना कॉलम में है। तो वो सबको सजा कर जो है से किया जाता है। या बड़े बड़े जो होते हैं मंजिलाकार जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि वो अपने स्तंभ को, अगर बहुत बड़ा मंजिल तैयार करना है तो वो स्तंभ को तैयार करते हैं कि कितना रो और कितना कॉलम। अभी आपको बताते हैं रो का मतलब क्या होता है और कॉलम का मतलब क्या होता है, ताकि बहुत टिकाऊ हो सके। इसके लिए आव्यूह पढ़ना जरूरी होता है। अब आइए आव्यूह का मतलब समझते हैं। आव्यूह का मतलब होता है क्या कि जब संख्याओं को उसको जो है से या आयताकार कहिए या वर्गाकार में सुव्यवस्थित रूप से अगर हम सजा देते हैं तो उससे जो रचना का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। यानी आप कह सकते हैं जब संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, जब संख्याओं के अवयवों को आयताकार या वर्गाकार में सजाकर लिखने की क्रिया को ही आव्यूह कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। अब जब हमें सजाना पड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अब इस आव्यूह में आपको समझिए, जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और ये 9 है, तो इसको देखिएगा एक सजा हुआ व्यवस्थित रूप में है, लेकिन आव्यूह अभी नहीं बना है। जब तक आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट में उसको बंद नहीं किया जाएगा तब तक वो आव्यूह नहीं बनता है। अब ये फुल्ली आव्यूह बन गया कि एक सुव्यवस्थित रूप में। आप समझिए, एक खाली 9 हटा देंगे तो ये बेढब हो जाएगा। अगर आप बड़ा मंजिला आप रूम बनाना चाहते हैं, चारों तरफ से बना दिए और यहाँ पर आप पिलर नहीं दिए तो बेढब होगा और ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा। तो आप ये समझिएगा कि जो चारों तरफ से जो फिक्स हो, और तब हम कहेंगे कि वो आव्यूह का निर्माण बनेगा। अब इसको समझिए, जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं 15, 6, 8, 9, 10, 12, अब आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए, क्या ये आव्यूह है? नहीं, ये आव्यूह नहीं है। जब तक कि यह बड़ी ब्रैकेट में नहीं जुटेगा तब तक ये आव्यूह नहीं कहलाएगा। तो आव्यूह कहलाने के लिए सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट, और इधर से भी बंद करेंगे तब तक तो ये हो जाएगा क्या, आव्यूह। आप लोग बताइए ये आव्यूह है कि नहीं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये आव्यूह है कि नहीं। आपको बताना है कि ये आव्यूह है कि नहीं। तो आपके अंदर से ये जवाब आता होगा कि सर ये आव्यूह नहीं हो सकता है, क्योंकि आव्यूह होने के लिए सभी अवयवों को सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। आप इसमें पूरा फूल है, इसमें भी, लेकिन यहाँ देखिए एक खाली जगह है, तो जब खाली जगह होता है आव्यूह का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे भरना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप भर दीजिए तो ये बन जाएगा भर के, और बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। आव्यूह को हमेशा याद रखिएगा, बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आव्यूह। आप याद रखिएगा, आव्यूह को हमेशा याद रखिएगा, आव्यूह को हमेशा जो है से बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। याद रखिए, आव्यूह को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आव्यूह होता है। इसके अलावा और हम एक और चीज समझते हैं, जब संख्याओं को सुव्यवस्थित रूप से रो और पंक्ति में जब सजा कर लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के अलावा हमको इस टॉपिक में एक चीज समझना है। समझना क्या है, समझिए। एक चीज तो हमें समझना है कि पंक्ति का मतलब क्या होता है।
पंक्ति का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रो कहते हैं, ठीक है। पंक्ति का मतलब क्या होता है, रो का मतलब क्या होता है। तो आप समझिए, पंक्ति का मतलब होता है कि जो पड़ी हो। पड़ी कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये वस्तु आप देख रहे हैं, ये वस्तु खड़ी है और ये वस्तु पड़ी है। इसमें अगर हम कहेंगे पंक्ति कौन है, तो कहिएगा कि सर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पंक्ति है। अगर और इसके नीचे लगा देते हैं तो ये 2 पंक्ति हो गया। अगर और लगा देंगे कोई वस्तु तो ये 3 पंक्ति हो जाएगा। तो पंक्ति का मतलब होता है जो पड़ी हुई हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। और आगे हम लोग समझेंगे स्तंभ, जिसे कॉलम कहते हैं, जो खड़ी हो। जैसे आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, आपका जो महल या घर का जो खंबा है वो खड़ी है। आप कुर्सी पर बैठे हुए, तो कुर्सी का जो बैठा हुआ जिस भाग पर, वो पंक्ति में है, लेकिन उसके अंदर जो पहिया है उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्तंभ है, खड़ी हुई है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे अगर हम ये आभ्यू ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम ये आभ्यू ले लेते हैं, और इस चीज को आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। आप बताइएगा कि ये आभ्यू बना कि नहीं। आप लोग का ये कमेंट होना चाहिए कि आभ्यू बना कि नहीं। तो आप कहिएगा कि सर ये आभ्यू हो गया, क्योंकि सब सुव्यवस्थित रूप से है और इसके अलावा बड़ी ब्रैकेट में भी है। अगर आपसे हम कहेंगे कि कितना लाइन है जो इसका पंक्ति कहलाएगा, तो आप देखिएगा ये पूरा लाइन पंक्ति है, पड़ी हुई है, तो इसको पंक्ति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पंक्ति, या इसको हम लोग कहेंगे रो कहेंगे, ठीक है। और जब आप लोग बताइए, आप ही के क्लास में या आप ही के घर में एक ही नाम के 2 व्यक्ति होता है, जैसे राम हुआ तो राम 1 2, अगर 2 गो राम हुआ तो राम 1 राम 2 हो जाएगा। आपके विद्यालय में अगर 3 गो राम है तो राम 1 राम 2 और राम 3, ऐसे करते हैं। तो ये पंक्ति 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे रो 1, यानी इसको हम लोग सूचित करेंगे R1 से। याद रखिए, इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे, R1 से। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए इस आभ्यू में, आभ्यू ए में आपको बताना है कि पंक्ति 1 में कौन कौन एलिमेंट है। तो क्या कहिएगा, पंक्ति 1 यानी ऊपर वाला, कहिएगा 8 6 7, पंक्ति 1 का अवयव है। अगर हम कहते हैं इस वाला लाइन को क्या कहिएगा, तो इसको भी कहिएगा पंक्ति। और ये पंक्ति 2 बार यूज हो गया है, ये रो 2 हो जाएगा। ये रो क्या हो जाएगा, 2। रो 1 है, तो इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं R2, याद हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, R2। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये भी एक पंक्ति है, तो इसको आप लोग कहिएगा क्या, इसको कहिएगा पंक्ति 3 कहिएगा। पंक्ति 3 यानी रो 3 कहिएगा। रो क्या कहिएगा, 3, इसको R3 कहिएगा। तो अगर आपसे हम कोई बड़ी से बड़ी आभ्यू दे देंगे और आपसे हम कहेंगे कि बताइए पंक्ति कौन है, तो बता दीजिएगा पंक्ति वही होता है जो R1 में होता है। R1 1 में है, तो R1 1 में आप देखिएगा ये सब पूरे R1 है, ये पूरा R2 और ये क्या है, पूरा R3। आपके चैप्टर में कहीं पे भी हम आप चर्चा करेंगे, R1 का मान तो आपको याद होना चाहिए पहली पंक्ति, R2 का मान यानी दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति, यानी R का मतलब होता है रो, पंक्ति। रो 1 रो 2 रो 3, यानी पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, यहाँ 3 गो पंक्ति है। अगर हम बात करते हैं तो पंक्ति किसे कहेंगे, तो आभ्यू में आप कह सकते हैं कि आभ्यू में पड़ी हुई संख्या को आभ्यू में पड़ी हुई संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। आभ्यू में पड़ी हुई संख्या को पंक्ति कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, पंक्ति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रो कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। यदि रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या, याद रखिएगा, रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या जो है से 1 से अधिक हो, यदि पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे क्रमशः R1, R2, R3 RN से सूचित किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब बहुत सारा R आ जाएगा, यानी पंक्ति की संख्या बहुत सारा हो जाएगा, तो उसे क्रमशः R1, R2, R3, RN तक, यानी जहां तक ना चला जाए वहां। जैसे इसमें देखिएगा जो संख्याएं पड़ी है, तो ये पड़ी है, ये देखिएगा खड़ी रेखा है, ये क्या है, खड़ी रेखा, जो कॉलम कहलाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पड़ी का मतलब सुता हुआ रहना चाहिए। देखिए एक तरीका से ये पूरा सुता हुआ है, ये पूरा सुता हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पड़ी संख्या, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा पंक्ति किसे, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए कि आभ्यू में पड़ी संख्या को पंक्ति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में
रो कहा जाता है। यदि रो की संख्या एक से अधिक होगा तो उसे क्रमशः R1, R2, R3 और Rn से, मतलब जहां तक जाए वहां तक आप सूचित कर सकते हैं। अब इसी में हमको आगे समझना है कि कॉलम का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलम का मतलब क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब हम लोग आव्यूह का मतलब समझ गए, पंक्ति का मतलब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि रो का मतलब क्या होता है। ध्यान दें, कॉलम का मतलब क्या होता है। कॉलम जिसको स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ अनुस्वार हो गया, यहाँ अनुस्वार हटा दीजिएगा तो म लगा दीजिएगा, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ किसे कहते हैं यानी कॉलम किसे कहते हैं, समझिए आप। कॉलम समझने के लिए आपको ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक आव्यूह ए है और ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 6, 7, यहाँ √2 ले लेते हैं, यहाँ 5, 7, 1, 3, -4, कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए, अगर इसमें हम कहेंगे कि बताइए पंक्ति कौन है, पंक्ति का मतलब तो बता दिए कि जो परी संख्या हो, तो इसको कहिएगा कि सर ये पूरा के पूरा क्या है R1, ये पूरा के पूरा क्या है R2 है, और ये पूरा के पूरा क्या है तो R3 है। मतलब समझ गए, R1, R2 और R3। तो अभी तो मतलब परी रेखा होता है पंक्ति, लेकिन हम अभी चर्चा किसका करने जा रहे हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो कॉलम का मतलब होता है खड़ी रेखा। कॉलम जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये वस्तु आप लेते हैं तो ये खड़ी हो गई, परी नहीं है, खड़ी रेखा है। ये मेरा हाथ परी है, लेकिन इसके ऊपर जो ये खड़ी एक होगा तब पंक्ति स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3 कह सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है इसको आप कहिएगा, ये पूरा लाइन को यहाँ से 1 √2 ये पूरा खड़ी रेखा है, इसको आप कहिएगा कॉलम। इसको कॉलम 1 कह सकते हैं, कॉलम 1, ठीक है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ। और शॉर्ट में अगर हम अभी तुरंत बताएं, राम बहुत सारा रहे तो राम 1, राम 2। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉलम 1 यानी C1 से सूचित करेंगे, ठीक है। ये चीज कहिएगा तो कहिएगा कॉलम 2, कॉलम 2 कहिएगा। और इसको स्तंभ कह सकते हैं, या इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, C2 से सूचित करेंगे। ये वाला को देखिएगा, इसको भी आप कॉलम कहिएगा, कॉलम 3 कहिएगा। इसको स्तंभ कहते हैं हिंदी में, और इसको हम लोग कहते हैं C3। तो आप याद रखिएगा, जब कॉलम की संख्या 1 से अधिक होगा तो उसको हम लोग C1, C2 और C3 से सूचित करेंगे। आप ये पूरा बात को समझ गए होंगे कि आव्यूह में जो खड़ी रेखा, खड़ी संख्या होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्तंभ, और इसको इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है। और इसको आप समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि आव्यूह में, आप याद रखिएगा कि आव्यूह में खड़ी संख्या को, आव्यूह में खड़ी संख्या को या अवयव को कह सकते हैं, संख्या को स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ या कॉलम कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है, ठीक है, कॉलम कहा जाता है। यदि कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे क्रमशः C1, C2, C3 ... Cn से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 वो पॉइंट समझ गए होंगे। आव्यूह का मतलब क्या होता है, जब सभी अवयवों को सजाकर लिखेंगे, एक सिस्टम में लिखेंगे और बड़ी ब्रैकेट में उसको बंद कर देंगे तो आव्यूह कहलाता है। इसमें आपको 2 चीज बताया है, एक बताया है पंक्ति यानी रो, और एक बताया है स्तंभ यानी कॉलम। पंक्ति में बताया है कि जो पड़ी हुई रेखा है, जो पड़ी हुई संख्या है वो पंक्ति कहलाएगा, और जब बहुत सारा पंक्ति रहता है तो पंक्ति 1 यानी R1, R2, R3 तक सूचित करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कॉलम बहुत सारा, कॉलम मतलब आव्यूह में जो खड़ी रेखा है उसको कॉलम कहते हैं, और उसको ज्यादा रहेगा तो C1, C2 और C3 से सूचित करते हैं। इस चीज को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। एक एग्जाम, अगर इसमें हम आपको कहेंगे कि बताइए पंक्ति और रो की संख्या क्या है, तो कहिएगा कि ये पंक्ति 1 है, और हमेशा पंक्ति पहले लिखा जाता है तब कॉलम लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, पहले तो पंक्ति बैठाए जाएंगे तब ना भोजन खिलाइएगा। तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे कॉलम पंक्ति 1 यानी रो 1, इसको रो 2, और ये पूरा क्या हो जाएगा रो
3 हो जाएगा, यानी इसका ये हो गया। अगर हम कहेंगे कॉलम कौन कौन होगा, तो ये पूरा कॉलम होगा, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, यानी आप कह सकते हैं कि ये C1 है, ये वाला जो हो जाएगा C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि A आव्यूह है और इस A आव्यूह में R1 में कौन कौन एलिमेंट है, तो आप कहिएगा कि सर R1 में अगर हम बात करते हैं R1 में कौन कौन एलिमेंट है, तो आप कहिएगा कि R1 में एलिमेंट कौन कौन है, तो कहिएगा कि 8 है और क्या है 7 है, इसके अलावा क्या है √7, ये R1 का एलिमेंट है। अगर हम कहेंगे R2 में कौन कौन एलिमेंट है, तो R2 में कहिएगा कि 1/2 है और क्या कहिएगा 4 है, इसके अलावा क्या कहिएगा 5 है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन अवयव पंक्ति 1 में है चाहे नहीं है, 4 को ऑप्शन देने रहेगा, तो उस तरीका से आपसे बना पूछ लेगा। अगर R3 में पूछा जाए तो क्या कहिएगा 6 है, 2 है और क्या है 3 है, ये तो पंक्ति हो गया। अगर हम कहेंगे कॉलम 1 में कौन कौन है, तो कॉलम 1 मतलब ये वाला क्या क्या है 6। अब हम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप डरिएगा नहीं। तो क्या कहिएगा 6 है, ये 1/2 एक ही साथ है, 1/2 है और कहिएगा क्या है 8 है। अगर हम बात करते हैं C2 में कौन कौन है, तो C2 मतलब ये वाला हो गया, क्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और C3 में कौन कौन है, तो कहिएगा C3 में हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 और √7 हो जाएगा। तो ये सब क्या है अवयव है और R1 R2 का। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि रो का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब क्या होता है और अवयव का मतलब क्या होता है। अब इस आइए दोस्तों, अब आगे हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी अवयव में हम उसका ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, कोटि कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थ्योरी को समझिए। अगर आप ले लेते हैं कोई अवयव A ले लेते हैं और इस अवयव में हम मान लेते हैं कोई मान ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ 7 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 1 कुछ भी ले लेते हैं 1 ये ले लिए, ठीक है। और हम कहेंगे कि इस अवयव का आप बताइए कोटि क्या है, तो आप रट जाइए। कोटि का मतलब होता है क्या, पहले पंक्ति की संख्या और गुना फिर कॉलम की संख्या। याद रखिएगा, पहले पंक्ति की संख्या और फिर कॉलम की संख्या। आप समझिएगा, इसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो गिनिए कि R1, यहाँ देखिए ये R1 है, ये पूरा को क्या कहिएगा R2 कहिएगा और ये पूरा को क्या कहिएगा R3 कहिएगा। बोलिए इतना तक तो समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम ही पूरा होता है, इसको कहिएगा C1, इसको कहिएगा C2 और इसको कहिएगा C3 कहिएगा। अगर आपको कहा जाए कि अवयव की कोटि क्या है, तो अवयव की कोटि का मतलब होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीपल नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी गुणन का रूप लिख के छोड़ देना है। आप बताइए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3, तो कहिएगा क्या 3 गुना, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो 3 गुना 3, ये आंसर हो गया इसका। अगर इस क्वेश्चन का अगर कहा जाए कि अवयव की कोटि क्या होता है, तो 3 गुना 3। मैक्सिमम कितना रो है और मैक्सिमम कितना कॉलम है, उसी के गुणन रूप को, गुना नहीं करना है, केवल गुना का चिन्ह दे के छोड़ देना है, तो समझ जाइए कि वह क्या है कोटि। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप समझिएगा कि कोटि बराबर m गुना n होता है। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, आप याद रखिएगा। अवयव की कोटि का मतलब होता है m गुना n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो याद रखिएगा, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। इस चीज को आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम कहिएगा, यानी नंबर ऑफ रो कितना है, पंक्ति की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि पंक्ति की संख्या कितना है, और इसको कह सकते हैं कि स्तंभ की संख्या कितना है, स्तंभ की संख्या कितना है, और उसी के गुणन को आप लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अवयव की कोटि। यानी अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं और आपको कहते हैं कि बताइए, इसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अवयव की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो कहिएगा कि सर अभी आप जस्ट बताए कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या को लिख के छोड़ देना। रो मतलब पड़ी हुई, तो इसमें पड़ल क्या हुआ देखिए, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 हो जाएगा, और इधर देखिए ये पूरा C1 है, इसको क्या कहिएगा पूरा को C2 कहिएगा, और इसको पूरा को क्या कहिएगा C3 कहिएगा।
तो इसको कहिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर इस चार कोना में से कहीं भी आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं अवयव की कोटि। तो इसमें देखिए रो की संख्या कितना है 2, तो यहाँ ही आप लिखिएगा, अच्छा लगता है 2 गुना, और कॉलम की संख्या कितना है 3, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। ये चीज आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। आप इस चीज को समझ गए तो आप कह सकते हैं कि अवयव की संख्या और पंक्ति के संख्या के गुणन रूप को, गुणनफल को नहीं, गुणन रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, अवयव की कोटि। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका परिभाषा आप कहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं। याद रखिएगा कि पंक्ति की संख्या यानी नंबर ऑफ रो तथा स्तंभ की संख्या के गुणन रूप को अवयव की कोटि कहा जाता है। अवयव की कोटि कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, अवयव की कोटि कहा जाता है। और इसे m गुना m से सूचित किया जाता है, m गुना n से सूचित किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, सूचित किया जाता है, जहां m का मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम थी, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। इस चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी में एक चीज और पूछता है, अब उसको हम लोग आगे समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए, जितना रो रहेगा और जितना कॉलम रहेगा उसको उस रूप में लिख दीजिएगा, गुना नहीं कीजिएगा, केवल लिख दीजिएगा, तो वह क्या कहलाएगा, अवयव की। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अवयव के अवयव। अगला टॉपिक है, पहला टॉपिक आप लोग पढ़ लिए कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। जब संख्याओं को सजा के लिखते हैं तो मैट्रिक्स कहते हैं। जो परी रेखा होता है उसे पंक्ति कहते हैं, जो खड़ी रेखा होता है उसे स्तंभ कहते हैं। अवयव की कोटि में बोले थे कि कितना परी है और कितना खड़ी है, उसी के गुणन को लिख देंगे कि मैक्सिमम कितना परी हुई है और मैक्सिमम कितना खड़ी हुई है, उसी के गुणन को लिख देंगे तो अवयव की कोटि कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं अवयव के अवयव का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब समझिए, अगर हम कोई अवयव ए ले लेते हैं और इस अवयव का नाम कुछ भी रख सकते हैं, 8, 6, 4, 5, ये अवयव, ठीक है। अगर इसमें हम कहेंगे कि इसका अवयव कितना है, तो अवयव गिनिए, या तो 1, 2, 3, 4, इसका अवयव कितना हो जाएगा 4। अगर हम बात करते हैं इसको लॉजिकली रूप से कितना बना सकते हैं, तो इसको कहिएगा R1, इसको कहिएगा R2 यानी पंक्ति 2, इसको कहिएगा C1 और इसको कहिएगा C2। अगर इसका हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए, तो आप क्या कहिएगा कि सर पंक्ति की संख्या 2 है तो 2 गुना, कॉलम की संख्या भी कितना है 2, तो यहाँ लिख दिए 2, तो कॉलम की संख्या भी 2 और पंक्ति की भी संख्या कितना है 2, तो ई कहलाएगा कोटि। लेकिन इस दोनों में गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी क्या कहिएगा, यहाँ पर देखिए कोटि को अगर हम गुना कर देते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो इसकी अवयव का संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं, गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4 गो अवयव है, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो कोटि में आपको याद रखना है, केवल रो की संख्या और कॉलम की संख्या को लिख देना है गुना के बीच में, और गुना करना नहीं है तो वो हो जाएगा कोटि। और जब हम कितना रो है और कितना कॉलम है उसको लिख के गुना कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका अवयव की अवयव। जैसे एक और एग्जांपल कर देते हैं, अगर ए बराबर आपको मान लीजिए ये यहाँ पर ले लिए 3, 2, 3, 4, 5, 6, ये ले लिए, और इसका हम पूछेंगे बताइए कोटि क्या होगा। आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, R1 का मान क्या होगा, पंक्ति की संख्या कौन कौन होगा, तो ये पूरा बता दीजिए, रो की संख्या कितना हो बता दीजिएगा, अवयव की कोटि क्या है, तो कोटि कहिएगा कि सर R1, R2, R3, कितना मैक्सिमम गया 3, हमेशा पहले रो लिखते हैं। और कॉलम में देखिए C1 और ये पूरा कहिएगा C2, तो ये तो आपका कहलाया 2 गुने 3 जो कहलाया, ये अवयव की कोटि कहलाया। अगर हम कहेंगे अवयव के अवयवों की संख्या क्या होगा, तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आप कहिएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कहिएगा कि सर आप बोले हैं कि जो भी आपका कोटि होगा ना,
ये तो आपको अभी तकला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अभी की कोटि है, लेकिन ये दोनों में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो जाएगा, अवयव के अवयवों की संख्या। तो गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो गिन भी लीजिए चाहे उसको गुना भी कर लीजिए तो हो जाएगा। तो आप इसका परिभाषा कह सकते हैं कि अवयव के पंक्ति की संख्या और स्तंभ के संख्या के गुणनफल को, इनमें गुणन नहीं, गुना करके, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति, और इसको m गुना n करना होता है बराबर mn करना होता है। समझ गए? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं अवयव के जो है से। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए देरी न करते हम लोग शुरू करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, याद रखिएगा। तो देखिए अवयव के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए अवयव के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, बहुत सारे अवयव है, 5 6 7 8 9 अवयव है। सबसे पहला अवयव का आप याद रखिएगा स्तंभ अवयव होता है। स्तंभ अवयव, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉलम अवयव, स्तंभ अवयव कहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, इंग्लिश में कहिएगा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स समझते हैं अवयव। तो देखिए स्तंभ अवयव क्या क्या कहता है कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ खड़ा क्या हो, 1 हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। जैसे अगर आप हम कहते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, अगर हम यहाँ पर √3 भी ले लेते हैं, जो भी ले लीजिए, अगर इसमें देखिएगा हुआ तो इसमें पंक्ति की संख्या क्या हो है, पहले रो देखिए, ये R1 है, सुता हुआ एक ही ना, इसको क्या कहिएगा R2 है, इसको कहिएगा R3 है, और इसको कहिएगा R4 है। मतलब ज्यादा नहीं जाता, आप घबराइए नहीं। और ये पूरा देखिए कॉलम का वो खड़ा है, एक के वो खड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे C1। तो आपको नहीं लग रहा है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या नहीं, स्तंभ की संख्या 1 हो, और पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 2 से अधिक हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। जैसे में आपका ये हो गया। पंक्ति अवयव को हम लोग हमेशा याद रखिएगा, पंक्ति 1 रहेगा, तो आप इस चीज को रट जाइए कि पंक्ति हमेशा बाद में लिखाता है, पहले लिखाता है रो और बाद में लिखाता है कॉलम। इस चीज को आप रट जाइए। और आपको थोड़ा देर पहले बताया कि रो और कॉलम को mn से सूचित करते हैं। m जो होता है रो की संख्या और n जो होता है वो कॉलम की संख्या। तो आप कह सकते हैं कि वैसा अवयव, इस चीज को आप याद रखिएगा, वैसा अवयव, वैसा अवयव आप कह सकते हैं वैसा अवयव जिसमें किसकी संख्या कहा जाए, जिसमें स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या, वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या जो हो, कॉलम की संख्या केवल 1 हो, केवल क्या हो, 1 हो, कॉलम की संख्या केवल 1 हो, तो उसे आप कह सकते हैं कि स्तंभ अवयव कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। इस चीज को आप रट जाइए, स्तंभ अवयव कहते हैं। और इसे आप याद रखिएगा, आप तुरंत जानते हैं कि स्तंभ को बाद में लिखते हैं, पहले कॉलम लिखते हैं, तो कॉलम को m को a में रहने दीजिए, और स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए, 1। तो इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, m गुना 1 के द्वारा इसे इतना से सूचित किया जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, इसे इतना से सूचित किया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यह स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तो वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या केवल कितना हो, 1 हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्तंभ अवयव। पंक्ति की संख्या के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना हो सकता है। और इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो m गुना 1 के द्वारा, क्योंकि 1 क्या होता है, स्तंभ की संख्या 1 होना चाहिए, और m मतलब पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 3 5, बताइए यह है कि नहीं। आप देखिए इसमें R1 R2 R3 यानी 3 और गुण है, इसमें C1। तो देखिए आपको कॉलम की संख्या देखना है, किसकी संख्या देखना है, यहाँ देखिए 4 गुने 1 लिखते क्योंकि 1 था। यहाँ पर आपको कॉलम की संख्या देखना है कि 1 होना चाहिए। कॉलम की संख्या 1 रहे तो आप याद रखिएगा, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे अगला प्रकार जो है, दूसरा प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभ अवयव। इस चीज को आप याद रखिएगा, स्तंभ अवयव तो हो गया है। अब आगे देखिए, देखिए दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार को हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। याद रखिएगा, पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति अवयव।
इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है, पंक्ति अवयव। तो नाम में काम छुपल है, वो था स्तंभ अवयव, तो एगो स्तंभ की संख्या था, ये पंक्ति अवयव है, तो पंक्ति की संख्या एक होना चाहिए, ये ना होगा। यानी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो पंक्ति की संख्या कितना है, एक गो है, R1 है, और इसमें कॉलम की संख्या देखिए तो ये C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C3, और ये क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा। तो हमेशा पहले रो का मान लिखते हैं तब कॉलम, रो का मान कितना है 1 गुने कॉलम का मान कितना है तो 4, तो ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए इसमें कॉलम की जो संख्या है, रो की जो संख्या है वो केवल कितना है 1 है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो तो उसी को हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं, समझ गए। जैसे और एग्जांपल हो सकता है 2 3 5, इसमें बताइए पंक्ति की संख्या कितना है, तो पंक्ति तो एक ही बना है R1 है, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी पहले 1 R का लिखाया जाता है, R का मान 1 और इधर का 3 है तो 1 तो कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए 1, और स्तंभ की पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए 1। बाकी आपको जो है से कॉलम की संख्या अनेकों हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या नहीं, वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या 1 हो, जिसमें किसकी संख्या 1 हो, रो की संख्या 1 हो, तो उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं, उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। और इसे अब ई वाला ना m ना 1 होना चाहिए, तो m का मान 1 होगा और ये वाला मान n हो जाएगा, इसी द्वारा सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला अवयव समझते हैं। आइए दोस्तों, अब अगला हम लोग जो है से अवयव समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव। इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, यानी आप इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो देखिए वर्ग से आपके नामे में काम छुपल है। वर्ग का मतलब जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी वैसा अवयव जिसमें जितना पंक्ति हो और उतना ही क्या हो, स्तंभ हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अभी तक ये अवयव नहीं, लेकिन इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया था अवयव। इसमें देखिएगा तो पंक्ति का है R1 R2, इसको आप लिख सकते हैं, तो मने मने में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 इसको कहिएगा R2, इसको कहिएगा क्या C1, और इसको कहिएगा क्या C2। तो यहाँ देखिएगा R1 कॉलम का मान भी 2 है और स्तंभ का भी मान कितना है 2, यानी पंक्ति के भी मान 2 है और स्तंभ का भी मान कितना है 2। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान क्या हो, बराबर हो, दोनों को संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसी को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। या इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला ले लीजिए। और इसमें देखिएगा तो पंक्ति की संख्या R1 R2 R3, यानी 3 आ गया। इधर देखिए C1 C2 C3, इधर भी 3 आ गया। आप याद रखिएगा, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, 3 गुने 3 तक पढ़ना है, 4 गुने 4 आपको पूरे एग्जाम में भी नहीं पूछता है ना, आपको बुक में भी पढ़ना है। तो 3 गुने 3, तो यहाँ देखिए पंक्ति की भी संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी कितना है 3। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति, आप लिख सकते हैं कि वैसा अवयव याद रखिएगा, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या याद रखिएगा, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, इसे m बराबर m से सूचित किया जाता है। m बराबर क्या होता है, n से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसमें m और n दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोई वर्ग अवयव आपको दे दिया, a बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए a i j, i का मतलब होता है रो और j का मतलब कॉलम,
और इसका कोटि दे दिया m गुना n, तब आपको कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन शर्त सही है। ऑप्शन क्वेश्चन में दे देवे कि m का मान बड़ा होगा n से, b में ऑप्शन देवे कि m का मान छोटा होगा n से, और c का मान दे देगा कि m बराबर होगा n के। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहिए कि सर ये ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें रो और पंक्ति का मान दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बिहार बोर्ड को बहुत इससे प्रेम हो गया है। चलिए अब अगला, आप ये तीनों अभी एक ही जैसा है, इसलिए हम तीनों को एक ही बार समझाने जा रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। हमको समझना है कि विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है, हमको समझना है कि अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है, और एक समझना है तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम लोग इसको ध्यान समझते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या कहता है कि आप देखिए, विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे विकर्ण का मतलब जैसे आप देखिए, आप एक रूम में हैं, उस रूम में सबसे बड़ा से बड़ा छड़ रखना है, तो उस छड़ को किस डायरेक्शन में रखिएगा कि वो लंबा से लंबा छड़ रखा जाए। आप सीधे सीधे रखिएगा, जैसे ये मान लेते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये अगर घर का आपका आकार है, आप ऐसे ही से रखिएगा तो ज्यादा लंबा नहीं रखेगा, आप ऐसे ही से रखिएगा तो भी नहीं रखेगा। आप कहिएगा कोना कोनी रखेंगे तो ज्यादा जो है से लंबा छड़ रखा जाएगा। तो ये कोना कोनी जो देख रहे हैं, इसी कोना कोनी को हम लोग कहते हैं विकर्ण, डायगोनल कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ समझिएगा, इसको मुख विकर्ण कहा जाता है, मुख विकर्ण। ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह क्या कहता है कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण केवल संख्या में हो, अब बाकी जितने भी एलिमेंट हो सब क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए विकर्ण आव्यूह में देखिए, अगर हम कहते हैं एक, यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दो ले लिए, ई जीरो होगा, ये भी क्या होगा? जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, और यहाँ पर -√3 कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह कहता है कि वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण अंक में हो, और ये बाउंडेशन है, अंक में होना चाहिए, तो बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बराबर हो, बराबर होगा तो वो अदिश आव्यूह हो जाएगा, और बराबर भी हो तो एक नहीं हो, एक होगा तो वो तत्समक आव्यूह। आगे हम लोग समझते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसका मुख विकर्ण, इसको मुख विकर्ण कहा जाता है, मुख विकर्ण कहा जाता है। मुख विकर्ण जो है से वैसा आव्यूह जिसका मुख विकर्ण जो है से क्या हो के अलावा, मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह, यानी मुख विकर्ण में ये वाला खाली अंक में होना चाहिए, बाकी सभी क्या हो? जीरो हो। और याद रखिएगा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया, जैसे ये देखिए, ये वाला देखिएगा, अगर यहाँ 2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ये भी 0 ले लेते हैं, ये भी 2, ये 0 0 0 0, ये 2 है, 0 हो गया ये, और ये 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी विकर्ण क्या है? कथी करना है? मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो हो। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, लेकिन इसमें बराबर होगा। बराबर का मतलब समझ रहे हैं? इसमें 2 है तो 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 3 रहेगा, 4 रहेगा तो 4 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, लेकिन एक नहीं रहना चाहिए। एक अगर हो गया, केवल एक के रहेगा, तो तत्समक आव्यूह होगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, मुख विकर्ण 0 नहीं है, बाकी सभी 0 होगा, तो वो अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह कब होगा? जब ये बीच वाला मान क्या हो? बराबर हो। ध्यान से समझिए। और ये बीच वाला मान कुछ भी हो, बाकी सब 0 हो, तो वो विकर्ण आव्यूह होता है। और मुख वाला विकर्ण जो है सेम होना चाहिए, एक के अलावा, तो वो सब क्या हो जाएगा? अदिश। और ये तत्समक आव्यूह क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, तत्समक आव्यूह कहता है कि ये वाला खाली 1 होना चाहिए। मुख विकर्ण जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मुख विकर्ण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और बाकी इसके 2 प्रकार होते हैं, ये आई से सूचित करते हैं। एक होता है 3 गुने 3 का होता है, और एक होता है 2 गुने 2 का। तो आप इस चीज को याद रखिए, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन में भी आएगा, और क्वेश्चन में जो है आता है 2 गुने 2 का होगा। ठीक है। आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस चीज को बढ़िया से समझिए, तीनों के तीनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। विकर्ण आव्यूह के बारे में बताएं कि मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? 0 हो, तो उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और इसमें बाउंडेशन याद रखना है कि विकर्ण समान नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब अलग हो, समान नहीं हो। और इसमें विकर्ण समान होगा, बाकी सभी अवयव क्या हो? 0 हो। समान के अलावा याद रखना है एक नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो अगर यहाँ 10 है तो सब जगह 10, यहाँ 20 है तो सब जगह 20, मतलब ये एक के अलावा कुछ भी हो और बाकी सब 0 हो, तो वो अदिश आव्यूह। और जिसमें केवल एक हो और बाकी सब अवयव 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह। और 3 गुने 3 के होता है, और 2 गुने 2, 2 प्रकार के होते हैं। 3 गुने 3 के लिए आपको याद रखना होगा 1 0 0, फिर 0 1
0 0 0 1 और 2 गुने 2 रहेगा तो 1 0 0 1। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लिए। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? जिसमें सभी अवयव 0 किसके छोड़ा के? मुख विकर्ण के छोड़ा के। और मुख विकर्ण में अलग अलग हो, सेम नहीं हो। अगर मुख विकर्ण में सेम आ गया और एक के अलावा सेम होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी बराबर में होना चाहिए, बाकी सब अवयव 0 हो, तो आप समझिए उसको हम लोग कहते हैं अदिश अवयव। और जिसमें मुख विकर्ण केवल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बाकी सभी अवयव 0, तो उसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। और याद रखना तत्समक अवयव 2 प्रकार का होगा, एक 2 गुने 2 का होगा, एक 3 गुने 3। 2 गुने 2 के लिए आपको ये क्या याद रखिएगा? 1 0 0 1। और 3 गुने के लिए क्या याद रखिएगा? 1 0 0, फिर नीचे से 0 1 0 और फिर नीचे से 0 0 1। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। एक और प्रकार है, 7वां प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव। नाम में काम छुपा हुआ है कि शून्य अवयव किसे कहते हैं? तो शून्य अवयव को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स में कहिएगा कि वैसे अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो। जिसके सभी अवयव जो है से 0 होगा, उसी को हम लोग कहते हैं शून्य अवयव। मतलब सारा के सारा अवयव क्या हो? 0 हो। सभी के सभी अवयव 0 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य अवयव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अभी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे थ्योरी हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जो 12th का तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ आप शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय।